सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कोरोना की वजह से हमारे विद्यालय काफ़ी लंबे समय से बंद है और अब ये धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय ओपन हो चुके हैं और उसके 1-2 सप्ताह बाद संभवतः कक्षा 6 से 8 के विद्यालय भी खुल जाएंगे और उसके 1-2 सप्ताह बाद संभवतः कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय भी जल्द ही ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारे विद्यालय ओपन होंगे तो उनमें बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और हमारा शिक्षण कार्य पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा शिक्षण कार्य प्रारंभ होगा तो सभी विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन होगा। इसके लिए चेकलिस्ट जारी कर दी गई है। सपोर्टिव टीम आपके विद्यालय में आएगी। कहने को तो उसका नाम सपोर्टिव टीम है कि वो आपको सपोर्ट करेगी कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, लेकिन उनके दिमाग में क्या है क्या नहीं है ये वे जाने। लेकिन हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए कि सपोर्टिव टीम आपसे क्या पूछ सकती है, आपके विद्यालय की क्या जांच कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि सपोर्टिव टीम अगर आपके विद्यालय में आती है तो चेक लिस्ट के क्या क्या बिंदु होंगे, किन किन बिंदुओं पर आपके विद्यालय की जांच होगी। तो इसकी आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब सपोर्टिव टीम आएगी, कभी कभी तो सपोर्टिव टीम जो आपके ब्लॉक के एआरपी हैं वे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम लोग जानते हैं। लेकिन जो आपके डेट मेंटर्स आएंगे या आपकी एसआरजी टीम आएगी, उनको हम इतना नहीं जानते, तो वे क्या लिख के ले जाएंगे क्या नहीं लिख के ले जाएंगे ये उन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही तैयारी कर ली जाए। अगर हमें चेकलिस्ट के सभी बिंदुओं के बारे में पता होगा तो हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 1 से 5 तक की चेकलिस्ट के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। क्या क्या चेकलिस्ट के बिंदु होंगे उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या बिंदु होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्राइमरी कक्षाएं यानी कि 1 से 5 तक की चेकलिस्ट के प्रमुख बिंदु क्या होंगे। जैसे ही आपके विद्यालय में सपोर्टिव सुपरविजन की टीम आएगी तो वे अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट में जो भी उनके पास होगी उसमें प्रेरणा ऐप को ओपन करेंगे, क्योंकि ये जो सपोर्टिव सुपरविजन आपका होना है वो सब हमारा ऑनलाइन होना है। तो उसमें क्या क्या बिंदु हैं, किस किस बिंदु पर आपका सुपरविजन होगा उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले भाग क सबसे पहले भाग क है आपका कक्षा का अवलोकन। कक्षा का सबसे पहले अवलोकन किया जाएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कक्षा का अवलोकन करने से पहले दें, यानी कक्षा का अवलोकन करने से पहले देना है। क्या क्या देना है? पहला है मल्टीपल चॉइस। कृपया उस कक्षा का चयन कीजिए जिसका आप अवलोकन कर रहे हैं, यानी सबसे पहले उनको कक्षा का चयन करना होगा। यानी आप मान लीजिए आप कक्षा 3 में पढ़ाते हैं तो वे कक्षा 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें कक्षाएं दी हुई हैं तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है आप किस कक्षा का अवलोकन, किस विषय का अवलोकन कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है विषय का, तो विषय भी आप जो पढ़ा रहे होंगे उसका सुपरविजन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, ये आपके काम का है, मल्टीपल चॉइस ही है, क्या कक्षा में प्रिंट समृद्ध या प्रिंट रिच सामग्री का प्रदर्शन दीवारों पर किया गया है। उदाहरण विषय वस्तु आधारित चार्ट है, शब्दमाला है, छात्रों द्वारा किए कार्य या पोस्टर्स इत्यादि है या नहीं। यहीं से हमारा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमें तैयारी करनी है अपनी कक्षा को इस तरह से बनाना है कि वो प्रिंट रिच हो, उसमें कुछ चार्ट लगे हों जो हमें पढ़ाना है उससे संबंधित, और टीएलएम लगे हुए हो। इस तरह से हमारी कक्षा थोड़ी सी सुसज्जित हो ताकि उन पे प्रभाव पड़े, क्योंकि उन्हें इन ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन चूज करना होगा। क्या क्या ऑप्शन है? सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है। दूसरा, सभी समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया तो गया है पर बच्चों के दृष्टि स्तर पर नहीं, यानी बच्चों को नहीं चमक रहा है। तीसरा,
कुछ समुचित सामग्री का प्रदर्शन किया गया है, कुछ सामग्री का प्रदर्शन किया गया पर वह कक्षा के अनुरूप नहीं है, और कोई सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया गया है। तो आप देख लीजिए आपको इनमें से किस ऑप्शन पे उनसे निशान लगवाना है। आप कैसे लगवाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके जानकार हैं तो एक दो बार तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पसंद का निशान लगवा लें, लेकिन वैसे संभव नहीं है, क्योंकि जो डाइट मेंटर्स की टीम आएगी या सर जी की टीम आएगी वो देखकर ही निशान लगाएंगे कि क्या आपकी कक्षा में इस तरह का वातावरण है या नहीं। उसके बाद 4th नंबर, ये बहुत काम का है आपके, क्या शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना का उपयोग कर रहे हैं? यानी आपकी मेज पर शिक्षण योजना होनी चाहिए। अगर होगी तभी इसका आंसर हाँ होगा, अगर नहीं होगी तो इसका आंसर नहीं होगा। और यह शिक्षण योजना शिक्षक द्वारा तैयार की गई भी हो सकती है एवं सहायक पुस्तक में दी गई भी हो सकती है। ऐसी भी हो सकती है कि शिक्षक ने तैयार की हो या किसी सहायक पुस्तक में दी हुई हो। तो ये हाँ कोशिश करनी है कि आपको इसका आंसर भी हाँ में ही आपका चला जाए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 5th नंबर के, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। क्या शिक्षण योजना पाठ योजना में यह स्पष्ट है कि वह कौन सा शिक्षण संबंधी परिणाम या लर्निंग आउटकम पर आधारित है? यानी शिक्षण योजना पर आपका लर्निंग आउटकम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि किस लर्निंग आउटकम की आप क्लास ले रहे हैं, किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने का आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसका उत्तर हाँ। उदाहरण, शिक्षक ने त्रिकोण को पढ़ाने के लिए नीचे दिए गए लर्निंग आउटकम चुना है। अगर मान लीजिए बच्चे 2D के आकारों, विभिन्न आकारों को जानेंगे, ये आपका 2D के विभिन्न आकार है जो कौन से संबंधित है और नहीं। उदाहरण, शिक्षक ने केवल त्रिकोण पढ़ाने के लिए चुना है पर स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चे त्रिकोण से संबंधित कौन से लर्निंग आउटकम को सीखेंगे। तो इसका आपको देखना है, जिस लर्निंग आउटकम के आधार पर आप शिक्षण कर रहे हैं वो आपका स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पे, क्या यह शिक्षण योजना सभी अधिगम स्तर के छात्रों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है? यानी आपको ऐसी शिक्षण योजना बनानी है जिसमें सभी बच्चे कवर हो जाए। आपको बिल्कुल बहुत मुश्किल शिक्षण योजना नहीं बनानी है कि बिल्कुल भी वो जो जिनका लेवल कम है उनके समझ में भी नहीं आए, और आपको इतनी भी सिंपल नहीं बनानी है कि 4 लाइन आपने लिख दी कि उसको किसी से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप अपने अनुसार शिक्षण योजना अच्छी बनाएं। हाँ, शिक्षक ने सभी स्तंभ के बच्चों को ध्यान में रखकर गतिविधियां तैयार कर ली है या नहीं? इसका आंसर आपका हाँ में ही आना चाहिए। उसके बाद ये तो बात थी आपकी कक्षा का अवलोकन से पहले, यानी कक्षा के अवलोकन से पहले इन पॉइंटों पर भी ध्यान देंगे। यानी आपको एक तो कक्षा का वातावरण प्रिंट रिच करना है, शिक्षण योजना पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जवाब कक्षा का अवलोकन करने के बाद दें। पहला क्या है, इस पाठ के द्वारा शिक्षक किस प्रकार की गतिविधि की योजना बना रहे हैं? यानी किस तरह की गतिविधि आप यूज कर रहे हैं? पठन अभ्यास, मौखिक अभ्यास, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, अन्य, किस तरह की गतिविधि शिक्षक यूज कर रहे हैं? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षण योजना शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में किस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं? यानी कि कौन से संसाधन को आप यूज कर रहे हैं? पाठ्य पुस्तक का यूज कर रहे हैं, आधारशिला का यूज कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण का यूज कर रहे हैं, शिक्षण संग्रह का यूज कर रहे हैं, या शिक्षक मैनुअल का आप यूज कर रहे हैं? तो इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, क्या शिक्षक द्वारा प्रयुक्त टीएलएम जैसे कहानी की किताबें आदि शिक्षण प्रक्रिया में सहायक और प्रासंगिक हैं? यानी शिक्षक ने जो टीएलएम हमें दिखाया है क्या वो शिक्षण योजना में मददगार हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे किट हो सकती है, आपकी किताबें हो सकती हैं, टीएलएम बच्चों को सुलभ होने चाहिए, अलमारी में बंद नहीं होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर भी आपको हाँ नहीं में ही आना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका 10th नंबर पे, आप कक्षा में सीखने के माहौल का किस प्रकार वर्णन करेंगे? यानी कक्षा में सीखने का जो माहौल है, जिस माहौल से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस तरह का है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सभी बच्चे पठन पाठन में व्यस्त हैं, सहजता से शिक्षक और सहपाठियों में सवाल जवाब कर पाते हैं, केवल कुछ ही बच्चे कक्षा में बैठकर भाग लेते हैं, अधिकांश बच्चे केवल पूछे जाने पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अधिकांश बच्चे प्रश्न पूछने पर से हिचकिचाते हैं, अध्यापक से डरते हैं। यानी कि आपका तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आपकी कक्षा का वातावरण इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे आपसे सवाल पूछें और
वे आपसे डरे ना। तो आपको इनकी तैयारी करनी है। किस तरह से तैयारी करनी है ये आपको अच्छी तरह से पता है। आप विद्वान हैं, आप काफी मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो आपको किस तरह से करनी है ये आप देख लीजिए। बस आपके विद्यालय का निरीक्षण सही तरीके से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 11th नंबर, कक्षा में समावेश की स्थिति क्या है। समावेश की स्थिति क्या है? छात्र विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि, लिंग के बावजूद आपस में खुलकर सीखने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा तो हमारी कक्षाओं में होता ही नहीं है। कक्षा में विभिन्न कारणों से कुछ भेदभाव की भावना देखी जा सकती है, जिसके कारण सभी बच्चे आपस में सहज रूप से पढ़ाई के लिए बातचीत नहीं करते। स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, जैसे लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। तो इसमें ये देख लीजिए, स्पष्ट भेदभाव देखा जा सकता है, लड़के लड़कियां और दिव्यांग बच्चों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस तरह का माहौल बनाना है कि आपकी कक्षा में ये ना लगे कि लिंग के आधार पर भेदभाव है या जाति के आधार पर भेदभाव है। इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद नंबर 12 पॉइंट है, शिक्षक कक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। यानी आपको प्रश्न भी पूछने हैं। जब भी आपकी सपोर्टिव टीम आए, आपको विशेषकर उस टाइम तो आपको प्रश्न आप पहले से ही तैयार कर लीजिए कि आपको क्या प्रश्न पूछने हैं, क्या पाठ्य वस्तु पर पढ़ानी है आपको। इस चीज का पहले से ही आप डिसाइड कर लीजिए। इसका क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। शिक्षक कोई प्रश्न नहीं पूछते। शिक्षक केवल ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे बच्चों को केवल हाँ या ना में उत्तर देना है। शिक्षक बच्चों में रुचि बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जिससे बच्चे अपनी राय बनाते हैं, सिखाए गए पाठ से सवाल करते हैं, अपने जीवन से संबंध बनाते हैं। तो देख लीजिए आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हैं। वे प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक के या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने की प्रतियोगिता नहीं माना जाएगा। अब ये नहीं है कि मान लीजिए शिक्षक किस चीज को, शिक्षक के या किसी अन्य छात्र के पीछे पीछे दोहराने को प्रतिभागिता नहीं माना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए कि मान लीजिए ऐसा नहीं है कि आप कोई आया चेकिंग पर, आप पहाड़े सुनवाने शुरू कर दिए, बच्चे 2 एकम 2 और दूसरे बच्चे बोल रहे हैं 2 एकम 2, या शिक्षक कोई कहानी सुना रहा है और उसके पीछे पीछे बच्चे बोल रहे हैं, शिक्षक कोई कविता पढ़ रहे हैं उसके पीछे पीछे शिक्षक बच्चे भी बोल रहे हैं, उसको गतिविधि नहीं माना गया है। तो आपको इस तरह का काम नहीं कराना है। तो आपको इसका आंसर क्या क्या होगा, 50% से कम छात्र, 50 से 80% छात्र और 80% से ज्यादा छात्र। तो इस तरह से आपको इसका आंसर ज्यादा से ज्यादा दिलवाना है कि गतिविधि इस तरह की कराई जाए जिसमें बच्चे प्रतिभाग करें। भले ही आप पहले से ही 5-4 गतिविधि तैयार रखिए कि आपको ये गतिविधि करानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में छात्र किस प्रकार की गतिविधि करते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं। अधिकांश छात्र खाली बैठे हुए आपस में बातचीत करते हैं और शिक्षक के निर्देशों का इंतजार करते रहते हैं। क्या इस तरह की गतिविधि होगी। दूसरी, अधिकांश छात्र शांति से बोर्ड पर लिखी चीजों को अपनी कॉपी में उतारते हैं और केवल पूछे जाने पर उत्तर देते हैं। इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए। अधिकांश छात्र शिक्षक और आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपको थर्ड वाला ऑप्शन पे आपका निशान लगे। नेक्स्ट है, क्या शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त समय दे रहे हैं। जिनका अधिगम स्तर प्राप्त नहीं हुआ है, क्या उन्हें वे अतिरिक्त समय दे रहे हैं। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को अधिक समय नहीं दे रहे हैं। कोशिश नहीं करनी कि इस तरह का आपका जवाब जाए। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को सीमित अतिरिक्त समय दे रहे हैं। शिक्षक कक्षा अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाने वाले छात्रों को समर्पित अतिरिक्त समय भी दे रहे हैं और कक्षा के बाकी समय में भी अनुरूप प्रश्न पूछकर उसकी प्रगति का ध्यान दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ बच्चे आपकी क्लास में ऐसे होंगे जिन पर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप कम से कम इंटरवल में आप उनको अतिरिक्त समय दे दीजिए, ताकि बच्चे बता सके हाँ जी शिक्षक हमारे अतिरिक्त समय में हमें पढ़ाते हैं, ताकि आपका सुपरविजन सही तरीके से हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका छात्रों का स्पोर्ट असेसमेंट भाग 2। कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को, अब क्या होगा, उसके बाद वे आपकी कक्षा के किन्हीं 5 छात्रों को चूज करेंगे।
किन्हीं 5 छात्रों को चुनकर उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछे। यदि कक्षा में एक से अधिक कक्षा के छात्र हैं तो उनमें से केवल एक ही कक्षा के छात्रों को चुना जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी कक्षा के कोई 5 छात्र वे चूज करेंगे और उन पे क्या क्या प्रश्न वे पूछेंगे देख लीजिए। आपने जिस कक्षा के छात्रों को चुना है वह विकल्प चुने। ये विकल्प चुन ले जिस कक्षा को, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद गणित की बात, आपको इन चीज पे ध्यान रखना है कि आपको आपके बच्चे इन चीजों में परफेक्ट होने चाहिए। कम से कम 70 से 75% बच्चे आपके ऐसे हो जाने चाहिए। मान लीजिए वे 5 रैंडम छात्र चूज कर लेते हैं तो 5 में कम से कम 3 छात्र तो ऐसे हों जिन पर वो चीज आए। सबसे पहले गणित में 1 से 99 तक किन्हीं 10 अंकों को एक पृष्ठ पर लिख लें और बच्चों से बारी बारी उन्हें पहचानने को कहें। यानी 1 से 99 तक की वे संख्याएं लिख लेंगे एक पृष्ठ पे और बच्चों से पहचानने की कोशिश करेंगे। बताइए ये क्या है। तो आपको कोशिश क्या करनी है, कक्षा 1 वाले जो कक्षा 1 को शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें कोशिश ये करनी है कि 1 से 99 तक की गिनती बच्चों को आ जानी चाहिए, उन्हें पहचान उनकी हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे, आपको इसी तरह से तैयारी करानी है कि एक पेज पे 1 से 99 तक की और बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे बताइए कौन सी गिनती है, बताइए कौन सी गिनती है। तो जब आप इस तरह की पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो जो सपोर्टिव सुपरविजन के मेंबर्स होंगे वे आकर आपको पूछेंगे तो उनको अजीब सा नहीं लगेगा बच्चों को, वे बड़े आसान से बता देंगे कि ये 89 है या जो भी कुछ है, इस तरह से बता देंगे। तो गणित में आपको ये तैयारी करनी है। अब क्या क्या पूछेंगे वे गणित में, 5 में से कितने छात्र 5 या 5 से अधिक संख्याओं को सही पहचानते हैं। पहला प्रश्न तो यही होगा, 5 में से कितने छात्र 5 से कम संख्याओं को सही पहचान कर सकते हैं और 5 में से कितने छात्र एक ही संख्या को नहीं पहचान सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको इसका आंसर क्या दिलवाना है। कक्षा 2 की बात करते हैं। छात्रों से 1 अंक के लंबवत रूप से जोड़ने और घटाने के बिना हासिल के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी वही प्रेरणा लक्ष्य आपके कक्षा 2 में आपसे ये पूछे जाएंगे कि 1 अंक के जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो ये कक्षा 2 का हो जाएगा। तो इसके लिए आप अपने बच्चों को तैयार कर लीजिए, इसी तरह की प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद कक्षा 3 में छात्रों से 2 से 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप से जोड़ने घटाने के हासिल के साथ सवाल पूछे जाएंगे। यानी कक्षा 3 में आपसे हासिल के सवाल पूछे जाएंगे बच्चों से 2 से 3 अंकों के, तो इसकी आपको बच्चों को तैयारी करनी है। कक्षा 4 में छात्रों से 2 से 3 अंक की संख्याओं के गुणा करने, यानी 4 को आपको गुणा करने की प्रैक्टिस करानी है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे गुणा कर सके इसकी आपको प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद कक्षा 5 में छात्रों से विभिन्न अंकों की संख्याओं को भाग के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। इन छात्रों में से कितने छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो इस तरह से वे आपका सुपरविजन करेंगे। इसी तरह से बात आती है हिंदी की। हिंदी में आपके वही सबसे पहले कक्षा 1 की, कक्षा 1 में कितने छात्र 5 या 5 से अधिक शब्दों की पहचान कर लिए हैं। यानी आपको बच्चों को इस तरह से तैयार करना है कि शब्दों को लिख के ब्लैक बोर्ड पे उन्हें पहचान करवानी है कि भाई इन शब्दों को पढ़ के बताओ। अगर बच्चे 5 से ज्यादा शब्दों को पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को पढ़ लें। इसी तरह से कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रभाव से पढ़ लें। तो आपको प्रैक्टिस करानी है कि 20 शब्द प्रति मिनट की प्रभाव से बच्चे पढ़ लें, तो इसलिए आपको ये कोशिश करानी है। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 3 की। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति शब्द के मिनट से 50 शब्दों का अनुच्छेद हो। आप इस तरह से प्रैक्टिस कराइए, कोई 50 शब्दों का अनुच्छेद बना लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कराइए। यानी कितने छात्र अनुच्छेद को धारा प्रवाह से पढ़ सकते हैं, यानी वे इसमें लिखे लेके जाएंगे। इसी तरह कक्षा 4 में ये आपके वही प्रेरणा लक्ष्य हैं जिनकी बार बार प्रैक्टिस कराई जा रही है। कक्षा 4 में अनुच्छेद को पढ़ने और कहें, उसके पश्चात उसी पर आधारित 4 प्रश्न पूछें, यानी 4 प्रश्न पूछने हैं। तो इसी तरह की आपको तैयारी करनी है कि 4 प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। और इसी तरह से कक्षा 5 में अनुच्छेद पर 4 प्रश्न, बड़ा अनुच्छेद कोई लेंगे उस पर 5 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करानी है ताकि आपका सुपरविजन अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक कार्यक्रमों का अनुपालन। क्या सभी अध्यापक प्रेरणा लक्ष्य से अवगत हैं? तो आपको प्रेरणा लक्ष्य जानने हैं, वे आपसे प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में पूछेंगे। तो जो 10 प्रेरणा लक्ष्य हैं वे आपको याद करने हैं।
तो इसका भी आंसर दे देंगे। क्या सभी अध्यापक प्रेरणा सूची से अवगत हैं? आपको प्रेरणा सूची के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेरणा सूची कैसी होती है, उसमें क्या क्या दिया होता है, क्या क्या दक्षताएं होती हैं। इस तरह से आपको प्रेरणा सूची का भी अध्ययन करना है। क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा तालिका चस्पा कर दी गई है? वह प्रत्येक छात्र के लिए नियमित रूप से भरी जा रही है। यानी आपको अपनी कक्षा में प्रेरणा तालिका भी चस्पा करनी है और उसको नियमित रूप से भरना है। प्रेरणा तालिका के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं प्रेरणा तालिका के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या होगा? क्या प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची सभी कक्षाओं में चस्पा कर दी गई है? क्या सभी कक्षाओं में प्रेरणा सूची, यानी आपको हर कक्षा में प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका को, प्रेरणा लक्ष्य को और प्रेरणा सूची को चस्पा करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या अध्यापक दीक्षा ऐप पर पंजीकृत है और उसका नियमित उपयोग कर रहे हैं? यानी आपको दिन भर में 1-2 बार दीक्षा ऐप का उपयोग जरूर करना है। छोटी मोटी वीडियो बच्चों को जरूर दिखानी है, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यापकों से प्रश्न कीजिए, उन्होंने दीक्षा ऐप पर क्या सामग्री देखी है? क्या यह दिखा जा सकता है कि वे किस प्रकार कोर्स को दीक्षा ऐप पर कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो दर्ज करें, यानी दीक्षा ऐप का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? यानी तीनों मॉड्यूल्स आपके पास होने चाहिए और आप उनका नियमित उपयोग करें। अध्यापक से प्रश्न कीजिए कि साझा करें उन्हें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से क्या सीखा है। इसके आधार पर उत्तर हेतु विकल्प का चयन करें। इस तरह का उत्तर आपको दिखाए गए हैं, तो इन उत्तरों का विकल्प उन्हें चुनना है। नेक्स्ट है, क्या अध्यापक ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न करना है, साझा करना है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया गया है। यानी आपको 18 की 18 शिक्षण तकनीक आपके याद होनी चाहिए और आप कौन सी शिक्षण तकनीक को यूज कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण तकनीक हमारी यूज कर रहे हैं। इसका आंसर नेक्स्ट है आपका, क्या अध्यापक आधारशिला मॉड्यूल का नियमित उपयोग कर रहे हैं? अध्यापक से प्रश्न कीजिए और वे साझा करें उन्होंने किन शिक्षण तकनीकों को अपनाया है। तो आधारशिला भी आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर पाठ्यक्रम पूरा किया जा रहा है? यानी शैक्षिक कैलेंडर के आधार पर आपका पाठ्यक्रम पूरा रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, क्या पुस्तकालय या रीड कॉर्नर का बच्चों द्वारा नियमित उपयोग किया? यानी आपको अपने विद्यालय में रीडर कॉर्नर भी एक बनाना है और उसका नियमित उपयोग कराना है। 2-4 बच्चों को जरूर किताब दीजिए, जिससे कि समय आने पर वे कह सकें कि हाँ, हम विद्यालय में रीडिंग कॉर्नर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, क्या विद्यालय में विभाग द्वारा साझा की गई समय सारणी का पालन किया जा रहा है? तो कोशिश कीजिए इसका उत्तर भी आपको हाँ में ही मिले। क्या अध्यापक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रचारित सूचनाओं शैक्षणिक सामग्री को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित ग्रहण कर रहे हैं? तो इसका उत्तर भी आपका हाँ आना चाहिए। विद्यालय में कुल शिक्षकों की संख्या, ये अन्य कार्यक्रम हो गया। भ्रमण के दौरान शिक्षकों की भौतिक उपस्थिति यानी कितने कितने हैं। यदि अध्यापक अनुपस्थित है तो अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है? विभागीय कार्य है, आकस्मिक अवकाश है, उपार्जित इस तरह का अवकाश है, अन्य अवकाश है या कोई सूचना है। और इसके साथ साथ क्या आपको तैयार करना है? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पंजीकृत है, विद्यालय में कितने विद्यार्थी उपस्थित है, ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। नेक्स्ट है आपका जो विद्यार्थी अनुपस्थित है उनके अनुपस्थित होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसके लिए आपको एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका विद्यालय में बच्चा अनुपस्थित है तो उसका कुछ ना कुछ कारण आप लिख के रखिए। भले ही वो कारण आप जानते हैं, इस बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका कारण उसके सामने लिख के रखिए। इस तरह का रजिस्टर आप बना लीजिए जिसमें घरेलू कार्य में मदद कर रहा है, घर में भाई बहन की देखभाल, घरेलू व्यवसाय में मदद, मजदूरी, स्वास्थ्य संबंधी कारण, घर से स्कूल की दूरी अधिक है, स्कूल जाने की पाबंदी, स्थानीय उत्सव मेले में प्रतिभाग, इस तरह का कारण आपका होना चाहिए। यदि उपस्थित 50% या उससे कम है तो उसमें सुधार लाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं। यदि 50% से कम है तो कार्य योजना कोई बनाई है आपने या नहीं, तो इसका भी आंसर हाँ होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या शिक्षकों के मध्य कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन और कक्षा विभाजन कर दिया गया है, तो इसका आंसर भी आपका हाँ होना चाहिए। नेक्स्ट है क्या विद्यालय में प्रार्थना सभा का आयोजन नियमित किया जा रहा है। यदि आप विद्यालय में प्रार्थना सभा के बाद पहुंचे हैं तो इस संबंध में कुछ छात्रों से प्रश्नों का अवलोकन कीजिए। तो आपको ध्यान देना है प्रार्थना सभा में
बच्चों प्रार्थना अगर आप कराएंगे तो बच्चे जरूर बताएंगे, और प्रार्थना सभा में 2-4 क्वेश्चन जीके के इस तरह की कुछ गतिविधि कराइए ताकि बच्चे उसके बारे में बता सकें। क्या विद्यालय में गत शिक्षक अभिभावक बैठक पीटीएम का आयोजन किया गया था? शिक्षक अभिभावक बैठक रजिस्टर में दर्ज बैठक मिनट्स का अवलोकन करें, यानी आपको पीटीएम की रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए और उनका अवलोकन वे करेंगे, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, बालिकाएं नियमित विद्यालय आए, इसके लिए विद्यालय द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो विद्यालय क्या प्रयास कर रहा है कि बालिकाएं विद्यालय आए, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट है, क्या विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले छात्र CWSN दिव्यांग छात्र अध्ययनरत है या नहीं, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, यदि हाँ तो क्या समर्थ व्यवस्था के अंतर्गत उनका पंजीकरण किया गया है, और क्या विद्यालय द्वारा इस संबंध में उपलब्ध पाठ्यचर्या का पालन किया गया है? तो इसका भी आंसर हाँ ही होना चाहिए। क्या विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध है और नियमित रूप से उपयोग किए गए? तो यानी बच्चों को आपको खेल का सामान भी आपको देना है। नेक्स्ट, क्या छात्रों की अच्छी गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है? तो मध्याह्न भोजन पर भी ध्यान दीजिए। भ्रमण के दौरान मध्याह्न भोजन करने वाले बच्चों की संख्या, भ्रमण के दौरान पिछले दिवस में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वालों की संख्या, क्या अध्यापकों को ब्लॉक कार्यालय में समुचित शैक्षणिक सहयोग मिलता है? ये उनका ही काम है। क्या सभी अध्यापकों के लिए अवकाश संस्तुति प्रक्रिया ऑनलाइन है? ये भी ध्यान रखिए कि अवकाश के भी सुपरविजन होगा, ये आपका ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रधान अध्यापक की लीडरशिप का आकलन क्या है? क्या विद्यालय की अवस्थापनाएं सुविधाएं संतोषजनक है? कितने प्रतिशत बच्चों को व्हाट्सएप डीडी रेडियो से शैक्षणिक सामग्री प्राप्त हो रही है? तो ये भी आप ध्यान लीजिए। क्या 1 महीने से अधिक कोई शिक्षक निलंबित है? प्रधान अध्यापक के अनुसार उनके विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में कितने महीने लगेंगे? तो ये भी आपको तैयार रखना है कि कितने महीने में प्रेरक बना दोगे आप। तो इसका आंसर आप अपने आप ही देख लीजिए। क्या बच्चा खुशी खुशी विद्यालय आता है? तो आपका हाँ ही आना चाहिए। क्या आपके विद्यालय आप बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट हैं, हाँ या नहीं? उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो क्या शिक्षक अलग से समय देकर सिखाते हैं? तो कुछ बच्चों को आप सिखा दीजिए ताकि इसका आंसर भी हाँ में आ जाए। क्या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दिया जा रहा है? क्या शिक्षक विद्यालय खुलने से पूर्व आ जाते हैं और विद्यालय बंद होने के बाद आते हैं? तो इसका आंसर भी आपको हाँ ही होना चाहिए। तो साथियों, आपको इन सभी पॉइंटों पे विशेष ध्यान देना है। क्या क्या पॉइंट्स हैं मैंने आपको अवगत करा दिया है, आप इनको देख लीजिए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।